ये कहानी राघव नाम के एक लड़के की है जो कि शहर में नौकरी करता था और वहाँ निशा नाम की एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो चुका था। निशा अब चाहती थी कि उनके इस रिश्ते को कोई नाम मिले। वह राघव के परिवार से मिलना चाहती थी। एक दिन शाम को जब वो दोनों अपने छोटे से फ्लैट में बैठे थे तो निशा ने फिर से वही बात छेड़ी। उसने राघव से कहा कि राघव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपने गांव ले चलो। अब तो हमें साथ रहते हुए 1 साल हो गया है। क्या तुम मुझे अपने गांव लेकर नहीं चलोगे? मैं वहां जाकर तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वह मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। और वैसे भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि गांव के लोग कैसे होते हैं। मैं तो हमेशा शहर में ही रही हूँ, यही पली बड़ी हूँ। मुझे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं है। राघव ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि अगर निशा गांव गई तो उसके घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता लग जाएगा और वह अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने बात को टालने की कोशिश की और कहा कि अरे ले जाऊंगा कभी, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। तुम्हें पता है कि वहाँ गांव में कुछ नहीं है देखने को। वहाँ तो तुम्हें सिर्फ गायें और भैंस ही देखने को मिलेंगी और वहाँ की सड़कें भी बहुत खराब हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। मैं वहाँ अपनी नई कार लेकर नहीं जाऊंगा वरना वह खराब हो जाएगी। निशा फिर भी जिद करने लगी तो राघव ने उसे डराने के लिए कहा कि वहां जाने के लिए हमें रोडवेज की खटारा बस में जाना पड़ेगा और फिर बस स्टॉप पर उतरकर वहां से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, धूल मिट्टी वाला। तुम वहां ये अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाओगी। भूल जाओ इन्हें। यह सुनकर निशा थोड़ी डर गई। वह शहर की नाजुक लड़की थी। उसे लगा कि इतनी परेशानी वह नहीं उठा पाएगी। उसने कहा कि ना बाबा ना, फिर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। अगर इतना पैदल चलना पड़ेगा तो अभी तुम रहने दो, अभी तुम अकेले ही चले जाओ। राघव ने राहत की सांस ली। उसने अपना दांव सही पड़ते देख बात को आगे बढ़ाया और कहा कि हाँ, तुम तो देखती ही हो कि गांव में मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं। वही खेती बाड़ी का सारा काम देखते हैं। मेरा बड़ा भाई तो विदेश में बैठा है और वहाँ मज़े कर रहा है। उसे तो घर परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर उन्हें देख आऊं। उनकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। निशा को राघव की बातों पर भरोसा हो गया। उसे लगा कि राघव सच कह रहा है। लेकिन उसने फिर भी कहा कि अगर तुम्हें उनसे मिलने का इतना ही मन है और उनकी तबीयत खराब है तो तुम उन्हें यही शहर में क्यों नहीं ले आते? हम सब साथ रह लेंगे। राघव ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो हमारा अपना गुजारा ही मुश्किल से होता है। ये फ्लैट इतना छोटा है कि हम दोनों ही मुश्किल से रह पाते हैं। फिर उन्हें हम इस एक कमरे के सेट में कैसे रखेंगे? उन्हें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनके लिए तो गांव ही ठीक है, उन्हें वही रहने दो। निशा मान गई और बोली ठीक है, तुम जाकर माँ बाप को देखाओ, लेकिन ज़्यादा दिन मत लगाना, जल्दी वापस आ जाना। राघव ने कहा ठीक है और वह अगले दिन गांव के लिए निकल पड़ा। राघव जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक थी। वह घर के आंगन में काम कर रही थी। राघव को देखकर वह बहुत खुश हुई। राघव ने
हैरान होकर पूछा, माँ तुम तो ठीक हो, तुमने मुझे फोन पर झूठ क्यों बोला कि तुम बीमार हो? मैं तुम्हारी बीमारी का सुनकर इतना घबरा गया था कि जल्दी जल्दी में ऑफिस से बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है और मुझे झूठ भी बोलना पड़ा। माँ हंसने लगी और बोली कि अरे बेटा, हम गांव वालों को क्या पता इन सब बातों का। हमें तो जब तुम्हारी याद आती है तो हम बस फ़ोन घुमा देते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो क्या तुम इतनी जल्दी आते? तुम वैसे तो आते ही नहीं, लेकिन मेरी बीमारी का सुनकर तो तुम दौड़े चले आए ना। फिर माँ ने असल बात बताई कि देखो, अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, अकेले रहते हैं। तुम दोनों भाई तो बाहर ही रहते हो। तुम्हारे बड़े भाई का तो कुछ पता नहीं कि वह कब आएगा। हो सकता है कि वही विदेश में किसी गोरी मेम से शादी कर ले और वहीं बस जाए। उसका तो यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम तुम्हारी शादी कर दें। बहू आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। कभी वह हमारे पास रहेगी और कभी शहर में तुम्हारे पास रहेगी। राघव ये सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा कि पर माँ, अभी तो बड़ा भाई है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। मेरी इतनी जल्दी क्या है? माँ ने कहा कि उसका तो कोई भरोसा नहीं है, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी शादी तो हम कर सकते हैं। अब तुम बताओ कि क्या हम तेरे लिए यहाँ गांव में लड़की देखें? गांव में बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं। कईयों के माँ बाप तो रोज यहाँ आते हैं और कहते हैं कि लड़के को एक बार बुला दो, हमारी लड़की देख ले तो हम आगे बात चलाएं। माँ ने आगे कहा कि हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उनकी लड़की बहुत अच्छी है। उसने बीए पास किया है, पढ़ी लिखी है, घर बार और खानदान भी बहुत अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं। मैं सोच रही हूं कि प्रधान जी की लड़की के साथ तुम्हारी बात चलाऊं। राघव अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया। वह निशा के बारे में सोचने लगा, जो कि शहर में उसका इंतजार कर रही थी। उसने बचने के लिए कहा कि माँ, अभी तो मेरी नौकरी का ही कोई भरोसा नहीं है। पहले मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा तो हो जाऊं, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। माँ ने कहा कि अरे, नौकरी का क्या है? अगर नौकरी ना भी रही तो क्या हुआ? यहाँ गांव में इतनी खेतीबाड़ी है, इतनी ज़मीन है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट आराम से पल जाएगा। गुजर बसर की कोई कमी नहीं होगी। राघव ने फिर से कहा, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए माँ। माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि सोचना क्या है इसमें, तुम सोचते रहना वहां जाकर। अभी तो मैं प्रधान जी को कह देती हूं कि हम कल उनकी लड़की देखने आ रहे हैं। राघव मन ही मन सोचने लगा कि माँ, ये मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर रही है। उधर शहर में निशा मेरे साथ रह रही है, अगर मैंने यहाँ शादी कर ली तो उसका क्या होगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो, देखने में क्या हर्ज है। अभी कौन सा मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, सिर्फ लड़की देख ही तो रहा हूँ। बाद में कोई बहाना बनाकर मना कर दूंगा। अगले दिन राघव अपने माता पिता के साथ प्रधान जी के घर लड़की देखने गया। वहां प्रधान जी की बेटी रेखा आई। वह देखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। राघव और रेखा एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों ही थोड़े असहज थे। राघव ने बात शुरू की और कहा कि देखो, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपनी नौकरी और करियर पर ध्यान देना है। रेखा ने भी धीरे से कहा कि मैं भी आगे अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है। दोनों ने आपस में सलाह की कि वह बाहर जाकर
अपने माता पिता से कहेंगे कि उन्हें अभी सोचने के लिए समय चाहिए और वह 1 साल के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। ये तय करके वह दोनों बाहर आए। प्रधान जी और राघव के माता पिता बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा क्या फैसला हुआ, तो राघव और रेखा ने कहा कि हम अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए अगर 1 साल रुक जाएं तो ठीक रहेगा। यह सुनते ही प्रधान जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से लड़खड़ाए और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। सब घबरा गए। रेखा जोर जोर से रोने लगी। अरे ये क्या हो गया पापा को? शायद दिल का दौरा पड़ा है। हमें एकदम से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। शायद वह हमारे मुंह से हाँ सुनने के लिए ही बैठे थे। सब लोग प्रधान जी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे, उनकी छाती मलने लगे। रेखा रोते हुए बोलने लगी कि पापा उठो, उठो, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे शादी मंजूर है। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। इतने में प्रधान जी ने एकदम से आंखें खोल दी और तुरंत उठकर बैठ गए। वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम सच में मजाक कर रही थी। मैं तो डर ही गया था। मैं तो तुम्हारी हाँ सुनने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा था। बेटा, तेरी उम्र भी हो गई है और लड़का भी अच्छा है, शहर में नौकरी करता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी यही हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब प्रधान जी ने गंभीर होकर पूछा कि अब तुम सच सच बताओ कि तुम हाँ बोल रही हो या मेरे मरने के बाद ही अपनी शादी करना चाहती हो। रेखा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना मन मारकर कहा कि नहीं नहीं पापा, आप ऐसी बातें मत करो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। प्रधान जी खुश हो गए और चिल्लाए कि अरे रामू, जल्दी से मिठाई लेकर आओ और सबका मुंह मीठा कराओ। मेरी बेटी ने हाँ कर दी है। फिर उन्होंने राघव की तरफ देखा और पूछा कि राघव बेटा, तुम भी बताओ, क्या तुम्हें भी मेरी बेटी पसंद है? राघव तो ये सब देखकर हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह सोच रहा था कि अगर मैंने अब ना बोला तो कहीं प्रधान जी सच में बेहोश ना हो जाएं या उन्हें कुछ हो ना जाए। अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मेरे गले में ये फांसी पड़ गई है। मुझे भी हाँ ही बोलना पड़ेगा। हालांकि राघव और रेखा दोनों ही ये शादी नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें हाँ करनी पड़ी। राघव ने भी दबे मन से हाँ कह दिया। दोनों की तरफ से हाँ सुनकर दोनों के परिवार वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत मुंह मीठा किया और बात पक्की कर ली। राघव के माता पिता ने कहा कि लड़का तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेकर आया है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो क्यों ना हम कल ही शादी कर दें। प्रधान जी भी तैयार हो गए और इस तरह बिना राघव और रेखा की मर्जी के एक ही दिन में उनकी शादी तय हो गई और अगले ही दिन धूमधाम से उनकी शादी भी हो गई। राघव अब दूल्हा बना हुआ था। वह मन ही मन बहुत दुखी था कि उसने निशा के साथ धोखा किया है, लेकिन वह रेखा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित भी हो रहा था। उसे पता चला कि रेखा भी शायद यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वह उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद सुहाग रात का समय आया। कमरे को फूलों से सजाया गया था। रेखा घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी थी और राघव कमरे में दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे और दोनों के ही मन में एक अजीब सी हलचल थी। राघव ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, जो कि माहौल को और भी नशीला बना रही थी।
राघव रेखा के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राघव ने रेखा का घूंघट उठाया। रेखा की आंखें झुकी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राघव उसका चेहरा देखता ही रह गया। उसने रेखा का दिल टटोलने के लिए पूछा कि अब हमारी शादी हो गई है, तुम मेरे साथ शहर चलोगी या यहीं रहोगी? रेखा ने धीरे से कहा कि जैसी आपकी मर्जी, जहां आप कहेंगे मैं वहीं रहूंगी। राघव ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अगर रेखा उसके साथ शहर जाने की जिद करती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। वहां निशा पहले से ही है। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि अभी तो शहर में मेरे लिए भी तुम्हें रखना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहता हूं। मैंने अकेले कमरा नहीं लिया है, वहां जगह बहुत कम है। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम कहीं मेरे साथ चलने की जिद ना कर बैठो। अभी हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ दिन यहीं गांव में मेरे माता पिता के साथ रहो। वह भी अकेले हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी और वह खुश भी रहेंगे। मैं बाद में कोई इंतज़ाम करके तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे गांव आने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। रेखा ने कोई भी विरोध नहीं किया। वह शायद खुद भी अभी राघव के साथ जाने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। उसने कहा ठीक है, मैं यही रहूंगी। उस रात उनके बीच और कोई बात नहीं हुई। दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन दोनों के बीच एक दूरी बनी रही। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। अगले दिन राघव अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुआ। वह भारी मन से गांव से निकला। उसने अपने माता पिता और अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा किया और शहर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि अब वह निशा को क्या जवाब देगा। उसने निशा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। जब वह शहर वापस अपने फ्लैट पर पहुंचा तो निशा उसका इंतजार कर रही थी। राघव को देखते ही वह खुशी से उसके गले लग गई, लेकिन राघव का शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। वह उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया जैसा कि हमेशा देता था। निशा ने महसूस किया कि राघव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसके हाव भाव और रंग रूप में थोड़ा बदलाव था। वह थोड़ी शांत और गुमसुम लग रहा था। निशा ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? घर में सब ठीक तो है ना? माता पिताजी कैसे हैं? राघव ने निशा की आंखों में देखने से बचते हुए बात को घुमाया और झूठ बोला कि मैं क्या बताऊं, माँ बाबूजी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। वह अब खेती बाड़ी का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मुझे अपनी ये नौकरी छोड़कर वापस गांव जाना पड़े और खेती बाड़ी संभालनी पड़े, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं है। राघव ने अपनी शादी की बात पूरी तरह से छिपा ली। वह निशा को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। निशा को राघव की बातों पर तरस आ गया। उसने राघव का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे दिलासा देते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो राघव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें गांव जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगी और वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। राघव ये सुनकर और भी ज़्यादा फंस गया। उसने सोचा था कि वह निशा को गांव जाने से डरा देगा, लेकिन निशा तो उसके प्यार में उसके साथ गांव जाने को भी तैयार थी। अब राघव के सामने एक तरफ उसकी पत्नी रेखा थी जो गांव में उसका इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ निशा थी जो कि उस पर जान छिड़कती थी और उसके साथ हर हाल में रहने को तैयार थी। राघव की जिंदगी अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। राघव अब दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसका मन हर समय अशांत रहता था। एक तरफ शहर में
निशा का निस्वार्थ प्रेम था, जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। और दूसरी तरफ गांव में उसकी ब्याही हुई पत्नी रेखा थी, जो एक अंधी उम्मीद में उसका इंतजार कर रही थी। राघव अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। उसे हर पल ये डर सताता रहता कि कहीं उसका सच निशा के सामने ना आ जाए। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। राघव का व्यवहार निशा के प्रति बदलने लगा था। वह अक्सर चिड़चिड़ा रहता, फोन पर छुप कर बातें करता और घर देर से आता। निशा को शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो राघव उसे इतना प्यार करता था, वह अचानक से इतना बदल क्यों गया है। एक दिन राघव नहाने गया था और उसका फोन बिस्तर पर ही छूट गया था। तभी फोन की घंटी बजी। निशा ने देखा कि किसी प्रधान जी का फोन आ रहा है। उसने सोचा शायद गांव से कोई जरूरी बात होगी, इसलिए उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से प्रधान जी की बारी आवाज आई, अरे दामाद जी, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तुम्हारी पत्नी रेखा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। 2 महीने हो गए शादी को, अब तो उसे ले जाओ या फिर गांव आकर अपना गृहस्थी संभालो जैसा तुमने वादा किया था। यह सुनते ही निशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथों से फोन छूट कर गिर पड़ा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दामाद जी, पत्नी, रेखा, शादी, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जिस आदमी के साथ वह पिछले 1 साल से रह रही थी, जिसके लिए वह अपना शहर छोड़ने को तैयार थी, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। जब राघव बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि निशा पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी है और उसका फोन जमीन पर पड़ा है। निशा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। राघव समझ गया कि उसका बांडा फूट चुका है। उसने सफाई देने की कोशिश की। निशा सुनो, मेरी बात सुनो। निशा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने बेहद शांत लेकिन कड़े शब्दों में कहा कि बस राघव, अब और झूठ नहीं, मैंने सब सुन लिया है। तुमने मुझसे शादी की बात छिपाई। तुम इतने बड़े कायर और धोखेबाज निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने ना सिर्फ मेरी भावनाओं के साथ खेला, बल्कि उस गांव की लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। राघव गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि यह सब जबरदस्ती हुआ। वह उससे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। लेकिन निशा के लिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। उसका विश्वास कांच की तरह टूटकर बिखर चुका था। निशा ने उसी वक्त अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। राघव उसे रोकता रहा, लेकिन उसने एक भी ना सुनी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, राघव, तुम ना तो एक अच्छे प्रेमी बन पाए और ना ही एक अच्छे पति बन पाओगे। तुमने अपनी कायरता से 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। निशा चली गई। राघव उस छोटे से फ्लैट में अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शहर का सपना, उसका प्यार सब खत्म हो गया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। शहर में रहने का अब कोई मकसद नहीं था। उसने अगले ही दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अपना बचा खुचा सामान समेटा और हमेशा के लिए शहर छोड़कर गांव की बस पकड़ ली। जब वह गांव पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बेटा आखिरकार समझदार हो गया है और घर लौट आया है। रेखा ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह चुपचाप उसके लिए पानी लेकर आई। राघव ने देखा कि रेखा ने इन महीनों में खुद को गांव के माहौल में पूरी तरह से ढाल लिया था। घर का सारा काम संभालती, सास ससुर की सेवा करती और बिना किसी भी शिकायत के उसका इंतजार कर रही थी। राघव को उसके भोलेपन और समर्पण को देखकर अपने आप पर घिन आने लगी। उस रात अपनी पत्नी रेखा के पास बैठकर राघव ने पहली बार उससे खुलकर बात की। उसने अपनी सारी सच्चाई, निशा के बारे में, अपने झूठ के बारे में सब कुछ बता दिया।
वह नहीं चाहता था कि इस रिश्ते की शुरुआत और झूठ से हो। रेखा सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। गांव की संस्कारशील लड़की होने के नाते उसे यही सिखाया गया था कि पति परमेश्वर होता है और उसका हर फैसला मानना चाहिए। उसने अपने आंसू पोंछे और सिर्फ इतना कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आप आ गए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक अच्छी पत्नी का सुख दे सकूं। रेखा की इस महानता ने राघव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने तय किया कि अब वह अपनी बाकी की जिंदगी रेखा की खुशी के लिए समर्पित कर देगा। समय बीतता गया। राघव पूरी तरह से गांव का होकर रह गया। वह सुबह उठकर खेतों पर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौट आता। शहर की चकाचौंध, वो मॉल, वो सिनेमा हॉल, सब अब एक पुरानी याद बनकर रह गए थे। कभी कभी जब वह खेत में अकेला बैठा होता तो उसे निशा की याद आती थी। उसका दिल जोर से धड़कता और एक टीस उठती। वह सोचता कि अगर उसने हिम्मत दिखाई होती, अगर उसने सच बोला होता, तो आज जिंदगी कुछ और होती। लेकिन फिर वह अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। उसने एक देहाती बीवी के साथ अपनी दुनिया बसा ली थी। ये वह जिंदगी नहीं थी जो उसने कभी चाही थी, लेकिन ये जिंदगी थी जो उसने अपने कर्मों से चुनी थी, और अब यही उसकी सच्चाई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।